हेलो, नमस्ते मित्रों। आज हम आलोक धनवा की पतंग नामक कविता का अभ्यास करने जा रहे हैं। आलोक धनवा का परिचय निम्नानुसार है। जन्म उनका सन 1948 मुंगेर, बिहार में हुआ था। प्रमुख रचनाएं हैं पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियों से प्रसिद्धि, दुनिया रोज बनती है, एकमात्र इनका संग्रह है। दुनिया रोज बनती है उनका एकमात्र संग्रह है। प्रमुख सम्मान उनको मिला राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान आदि इनको जो है ये सम्मान प्राप्त हुआ है। काव्य का शीर्षक है पतंग। पतंग आलोक धनवा की एकमात्र जो है काव्य संग्रह का एक हिस्सा है। ये एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बच्चों की इच्छाओं एवं उमंगों का, बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर वर्णन किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का यहाँ पर उपयोग किया गया है। बिंब कहते हैं दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब आदि जो है ये बिंब के प्रकार हैं। तो यहाँ पर दृश्य, श्रव्य और जो है स्पर्श बिंब का यहाँ पर सुंदर प्रयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। पतंग क्या होता है? जैसे पतंग जो है आकाश में उड़ती है, तरह तरह के लोग सपने देखते हैं, ठीक बच्चे भी उस पतंग की तरह ही, बच्चों का भी मन जो है पतंग की भांति है और उनका रंग बिरंगी सपने के समान इसको दर्शाया गया है। आसमान में उड़ती हुई पतंग की ऊंचाई की वे हदें हैं। आसमान में जो पतंग उड़ाती है उसकी कुछ उड़ती है जो सीमा होती है, वो सीमा तक ही उड़ पाते हैं, लेकिन बालक उन्हें छूना चाहते हैं और उसके पार भी जाना चाहते हैं। पतंग की एक सीमा होती है, लेकिन मन की कोई सीमा होती नहीं है, इच्छाओं की कोई सीमा होती नहीं। तो बालक उस पतंग के ऊंचाई से भी अधिक दूरी पर जाना चाहते हैं। फिर कविता में धीरे धीरे बिंबों का एक ऐसी दुनिया में हमको ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है। इस कविता में 2 महीनों का उल्लेख किया गया है, भादो महीना और शरद महीना। भादो, आप जानते हो कि भादो महीने में जो है बरसात होती है, काला आकाश में काले काले बादल छाए होते हैं, नमी युक्त वातावरण होता है, दिन में भी कई बार अंधेरे का एहसास होता है, सूर्य की किरणें धरती पर पर्याप्त रूप से आ पाती नहीं है। बरसात के माहौल में पूरा जो है वातावरण अंधकारमय छाया होता है। और यहाँ दूसरा जो है ऋतु है शरद, जिसमें शरद में जो विशेष करके जो आकाश एकदम निरभ्र हो जाता है, एकदम साफ सुथरा होता है और सूर्य की किरणें धरती पर एकदम से जो है व्यवस्थित सुंदर ढंग से पड़ रही होती है। उसकी किरणें जो है सूर्य की चमकीली होती है। इस भाव को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। और विशेष करके पतंग का उत्सव, हम लोग गुजरात में रहते हैं, तो गुजरात में आप लोग जानते हो कि जनवरी महीने की 14 तारीख से को हम पतंग उड़ाते हैं, उसका उत्सव मनाते हैं। लेकिन जो उत्तर भारत में जनवरी महीने में ठंडी ज्यादा पड़ती है, तो इसलिए वहां पर जनवरी में पतंग का उत्सव न मना करके शरद ऋतु में ही, जिसको आश्विन मास भी कहते हैं, भादो महीने के बाद, बरसात के तुरंत बाद जो है वहां पर पतंगोत्सव का जो है आयोजन किया जाता है। तो बच्चे किस प्रकार से पतंग में उत्सव में भाग लेते हैं उसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। वैसे पतंग तो सभी के लिए जो है वो आनंद का है, चाहे आबाल से वृद्ध तक, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, हर कोई जो है पतंग के प्रति
उसमें जो उसकी लालसा जागी रहती है, उसको आनंद मिलता है पतंग उड़ाने का। हर कोई आनंद उठा सकता है और उठाते भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो मन भावन जो बात है पतंग के लिए, वो बच्चों के लिए किया गया है। तो यहाँ पर बाल सुलभ इच्छाओं, उनकी मनोभावनाओं को, उनके क्रियाकलापों को यहाँ पर कवि ने व्यक्त किया है। तो यहाँ शरद ऋतु का जो है चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है। तितलियां, बच्चों की तुलना तितलियों से की गई है। और दिशाओं में मृदंग बजते हैं, ढोल नगारे बजते हैं। जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं। पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के बाद और शरद की प्रतीक्षा करते हैं, है ना। कवि का तात्पर्य है, कविता के बच्चे हर शरद ऋतु का जो है इसी प्रकार इंतजार करते हैं। एक शरद ऋतु बीत गई तो अगले वर्ष फिर से उसी शरद ऋतु का जो है इंतजार करते हैं, जिससे कि वो अपना आनंद, प्रमोद, उल्लास आदि व्यक्त कर सके, खुशी व्यक्त कर सके और अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा अपनी महत्वाकांक्षा को जो है वो पहुंच सके। इस प्रकार का जो है इस काव्य में उल्लेख किया गया है। अब मैं कविता पर आता हूँ। पतंग, कविता का भाव है, सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। कवि कहता है कि सबसे तेज बौछारे कब पड़ती है, तो यहाँ पर भादो मतलब भाद्रपद। भादो जो है वो तद्भव रूप है, भाद्रपद इसका तत्सम रूप है। तो सबसे तेज भादों के महीने में, भाद्रपद महीने में जो है पानी की बौछारें पड़ती हैं और खूब तेज बारिश, प्रकृति अपना मन भर के जो है वो बरसता है। और फिर धीरे धीरे फिर सवेरा होता है। सवेरा होने का तात्पर्य है कि भादों की समाप्ति होने वाली है। अब जो इतने दिनों तक जो अंधकार युक्त वातावरण था, नमी युक्त वातावरण था, भारीपन था, जीवन में भी भारीपन था और प्रकृति में भी भारीपन था, वो समाप्त हो रहा है और सवेरा जो है वो हो रहा है। मतलब कि नए युग का, नए समय का आगमन हो रहा है। सवेरा हुआ मतलब कि एक नई सुबह जो है आई, एक नया महीने का, नए युग का आगमन हुआ। और जो पुरानी जो पिष्ट पेशित बातें थी, जो आवरण जो छाया हुआ था दुखों का या मुसीबतों का, वो समाप्त हो गया। एक नया सवेरा हुआ। सवेरा होना मतलब कि खुशहाली का भाव जागना। खरगोश की आंखों जैसा लाल, सवेरे की यहाँ पर उपमा दी गई है। लाल सवेरा मतलब जो प्रभात है, प्रभात का समय कैसा है, एकदम लाल मंडल जैसा, वो उसकी तुलना की गई खरगोश की आंखें। खरगोश की आंखें निरंतर जो है वो उजाले में, रात्रि में चमकती रहती है, एकदम लाल मंडल का होता है। दूर से अंधकार में भी वो जो है साफ साफ दिखाई देता है। ऐसा जो है लाल मंडल वाला जो है वो सुबह अब दिखाई देने तुलना की गई है कि भोर वेला का जो सूर्य के सुबह के समय आप लोगों ने देखा होगा, जो आकाश में जब सूर्य निकलता है तो एकदम लाल मंडल होता है। तो लाल मंडल ही इस खरगोश की आंखों के साथ उसकी तुलना की गई है। ये एक उपमा अलंकार है। और शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद मतलब शरद ऋतु। और यहाँ पर कवि ने शरद को एक प्रकार से जैसे एक बालक होता है उस रूप में उसका व्यक्त किया है। जैसे शरद आया पुलों को पार करते, पुलों को पार करते मतलब कई युगों को पार करते हुए, जैसे सावन भादो, आषाढ़ सावन भादो, ऐसे कई महीनों को पार करते हुए अब शरद ऋतु का आगमन हो रहा है। यहाँ पर शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। जैसे कि एक बच्चा पुलों को पार करते हुए, भागते हुए, साइकिल चलाते हुए आता है, उसी प्रकार शरद भी जो है वो उन भावों को, उन कठिनाइयों को पार करते हुए आ रहा है, अपनी नई साइकिल, चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। कवि कहता है कि अब जैसे कि कोई बालक जब अपनी
उसकी साइकिल अगर नहीं होती है तो किस प्रकार उसको चमचमा करके जो है उसको चलाने का उसका आनंद लेता है, लुत्फ लेता है। ठीक उसी प्रकार वो भी जो अपनी चमकीली साइकिल, मतलब जब जैसे शरद का आगमन होता है, शरद के आगमन के साथ ही आकाश पर एकदम निरभ्र हो जाता है, वातावरण एकदम आह्लादक हो जाता है, सूर्य की किरणें एक धरती पर साफ साफ पड़ने लगती है, आकाश एकदम साफ सुथरा दिखाई नहीं लगता है। इसलिए कवि यहाँ पर कहता है कि शरद अपनी नई चमकीली साइकिल, यहाँ पर चमकीला प्रकाश चलाते हुए आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर उसकी तुलना की गई है घंटी बजाते हुए जोर जोर से। और जैसे कि कई बार अपने गलियों में, अपनी सोसाइटी में कोई कुछ बेचने के लिए आता है, तो जैसे उसको बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, बड़े बूढ़ों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई घंटी बजाता है, कोई जोर जोर से चिल्लाता है, कोई गीत गाता है। ठीक उसी प्रकार शरद भी अपने आगमन की सूचना सभी को देते हुए, बच्चों को देने के लिए, जैसे वो चमकीली साइकिल लेकर के जो है वो आ रहा है और घंटी जोर जोर से बजाते हुए वो वहां पर बच्चों को अपनी ओर इशारा कर रहा है, चमकीले इशारों से बुलाते। और क्या करता है कि वो अपने चमकीले इशारे से, अपने सुंदर जो है वितान से, भावों से वो बच्चों को अपनी ओर इशारा करके बुला रहा है। यहीं तक आज पढ़ते हैं, अगला जो है वीडियो दूसरे पीरियड में मैं बताऊंगा। धन्यवाद।